देखो बच्चों, आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। कुछ ऐसी अरेंजमेंट हमने आपको कैपेसिटर में भी बताई थी। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चे, कुछ जैसे इस तरीके से अगर 4 रजिस्टर कनेक्टेड हो या 4 कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। अब इसका नाम क्या है, क्यों है, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। और इवन हमें व्हीटस्टोन ब्रिज से भी ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से लेना देना है। अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन या अनबैलेंस व्हीटस्टोन क्या होता है? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं R1, R2, R3, R4। अगर इसका रेशियो जैसे R1 बाय R2 इसके रेशियो के बराबर हो, R3 बाय R4 के बराबर हो, इसका रेशियो इसका या फिर उल्टा इसका रेशियो आमने सामने वालों का रेशियो बराबर, जैसे इसका रेशियो आइदर R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 बराबर हो। खैर वैसे ये दोनों एक ही चीज़ है। कैसे है, अगर आप इसको रीअरेंज करोगे, इसको इधर ले आओगे, इसको नीचे ले आओगे तो सेम आ जाएगा। अगर रेशियो बराबर हो तो ऐसे सर्किट को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कहा जाता है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन क्यों कहा जाता है, उसका कुछ कारण है। देखो बच्चे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन क्या होता है, ये जो सर्किट अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन कहते हैं। अब इसमें बैलेंसिंग या अनबैलेंस क्या मतलब क्या होता है, अगर बीच में यहाँ पर देखो G लिखा हुआ है, G फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट डिटेक्शन करता है। क्या करता है बच्चे? करंट डिटेक्शन। जैसे एमीटर होता है वैसे ही गैल्वेनोमीटर होता है। थोड़ा बहुत फर्क होता है एमीटर और गैल्वेनोमीटर में। खैर ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एमीटर में और गैल्वेनोमीटर में क्या फर्क होता है। बट गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, करंट के डिटेक्शन का काम करता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में आपने 10th क्लास में एनसीईआरटी में शायद थोड़ा बहुत देखा होगा, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखा होगा। तो एक्चुअली क्या है बच्चे, बैलेंस व्हीटस्टोन का मतलब ये कि एक्चुअली ऐसे मान लो ये हमारा सर्किट है, यहाँ से करंट चला, यहाँ चला। अब यहाँ से जो करंट आएगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे जाएगा। यहाँ से करंट आया, ये डिवाइड होगा। अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो इसके थ्रू, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ऐसी कंडीशन को हम बैलेंस कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को ही बैलेंस कहते हैं। क्यों नहीं करता है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। बट अगर बैलेंस्ड होता है तो यहाँ से करंट आया और यहाँ से चला गया, यहाँ का कोई करंट इधर नहीं आता और यहाँ का कोई करंट इधर नहीं आता। इसका मतलब कि अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो जो रीडिंग होगी गैल्वेनोमीटर पे वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बीच की लाइन से करंट क्यों नहीं फ्लो करता है। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है, हम अपनी 10th क्लास की बात करें तो हम ये पढ़ते थे कि अगर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम हो, 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो उसमें करंट का मूवमेंट नहीं होता है। अगर मान लो बच्चे ये पॉइंट है हमारा, यहाँ है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये बी पॉइंट है, इससे कह दिए यहाँ पे पोटेंशियल है VB, और ये पॉइंट है D, यहाँ पोटेंशियल है VD। अगर VB और VD बराबर हो, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में करंट का कोई फ्लो देखने को नहीं मिलता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, या फिर ऐसे केस में चार्ज की मूवमेंट नहीं होती है। खैर इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो हम थोड़ा बताएंगे आपको बाद में कि क्यों नहीं होती है, क्या नहीं होता है। बट आप इस तरीके से समझ सकते हो, कोई भी चीज़ हाई हाइट से लो हाइट की तरफ मूव करती है। अगर सेम हाइट हो तो चीज़ का मूवमेंट पॉसिबल, अपने आप मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लो बच्चे, ये मार्कर है, ऊपर से तो नीचे आएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। बट मान लो अगर ये टेबल पे रखा हुआ है तो अपने आप मूव नहीं करेगा, क्योंकि हर पॉइंट की हाइट क्या है, सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम होता है तो मूवमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ पे करंट की मूवमेंट नहीं होगी। जो करंट आएगा यहाँ का यहाँ से चला जाएगा, यहाँ का यहाँ से चला जाएगा, और ये बैलेंस्ड होगा। अगर किसी को थियोरेटिकल नॉलेज लेनी है इसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं जो कि अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू आ गया। तो ये कंडीशन जो है बच्चे बैलेंस्ड की है। फिर अनबैलेंस कंडीशन क्या होती है? अनबैलेंस कंडीशन ये होती है कि बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम ना हो, और मान लो बी पे हायर पोटेंशियल है, तो बी पे अगर हायर है तो यहाँ से जो कुछ करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल कहीं हायर है कहीं लोअर है, और अगर डी पॉइंट पे पोटेंशियल हायर है तो करंट यहाँ से यहाँ, कुछ करंट का हिस्सा यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो अगर पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम नहीं होता है और बीच में अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो करता है, ऐसे वो कहते हैं अनबैलेंस सर्किट। क्या कहते हैं?
अनबैलेंस। बट हमारा जो है अनबैलेंस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे करिकुलम में हमें पढ़ना है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सारा जो न्यूमेरिकल वगैरह है करिकुलम जो हमारा है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। तो ये बच्चे कुछ कंडीशंस होती हैं, हम डिटेल डिस्क्रिप्शन बाद में करेंगे अगर किसी को कोई डाउट हो तो। बट खैर अभी तो हम लोग फिलहाल अपने जो टॉप मोटिव है उस पर चलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये फॉर्मूला सर आया कहाँ से, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। हाँ अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखो अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ से आया कि जैसे मान लो कि यहाँ से करंट आ रहा था, यहाँ से करंट आया था I, अब यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, मान लो I डिवाइड हो गया I1 और I2 में, लेट अस टेक। अब बच्चे कहते हैं सर इसको I की फॉर्म में लिख दो या कैसे भी लिख दो, चलो करंट डिवाइड हो रहा है। तो अगर देखो जैसे यहाँ से I1 जा रहा है तो अब इस ब्रांच में भी I1 ही करंट होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ इसका कोई सा भी हिस्सा इधर नहीं गया, और अगर यहाँ से I2 आ रहा है तो इस ब्रांच में भी क्या जाएगा, I2 ही जाएगा। तो अगर मान लो ये सर्किट है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं किरचॉफ का लूप रूल और जंक्शन रूल लगाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये आता है। जब हमारे एग्जामिनेशन में डेरिवेशंस हुआ करते थे तो हम इसका डेरिवेशन कराते थे। खैर वो इतना मोटिव नहीं है, क्योंकि आप अगर दो फॉर्मूले भी लगा लोगे इस लूप के लिए और इस लूप के लिए लूप रूल, तो हमारे पास ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल क्या ध्यान रखना है आपको, कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होता है जब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो, या फिर इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो। ऐसे सर्किट को कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन सर्किट। तो ये बच्चे हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक बैलेंस व्हीटस्टोन का। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर करंट 0 है, पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो हमें पता है क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, तो इसका रेशियो इसके बराबर होगा या फिर इसका रेशियो इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू 2/4, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/2, 2 पर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ओम। तो यहाँ पर जो x है वो 2 ओम के बराबर है, ठीक है। दूसरा हमसे क्या पूछा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब देखो अच्छा यहाँ पर एक कैच है, एक्चुअली क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर का खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, गैल्वेनोमीटर का मान लो खुद का रेजिस्टेंस है 10 ओम, बट एक्चुअली क्या होता है जब अगर इस सर्किट के थ्रू करंट जा ही नहीं रहा है तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, एक्सक्लूड, मतलब उसको सर्किट में मानते ही नहीं है। जब इसको सर्किट में नहीं मानेंगे हम, ये सर्किट से बाहर चला जाएगा, तो ये एक तरीके से हमारे लिए ऐसा सा हो जाएगा, क्योंकि इससे करंट नहीं जा रहा तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। तो बेसिकली ये दोनों सीरीज में हो गए और ये दोनों सीरीज में हो गए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 ओम ऊपर का, और ये नीचे का क्या हो जाएगा 6 ओम। और 4 वोल्ट की बैटरी है, कितना आ जाएगा बच्चे इक्विवेलेंट बताओ जल्दी से। 2 ओम। शाबाश। इसका अगर पैरेलल में लोगे आप 1/3 तो ये 2 ओम हो जाएगा। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर आ गया वो 2 ओम आ गया। अब जो थर्ड पार्ट है उसको करने में कई बच्चों को लग रहा होगा कैसे करें भाई, थोड़ा सा अपने में अलग है। देखो अच्छे इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ऐसा कोई टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। इसमें क्या है देखो अच्छे, सबसे पहले हम सर्किट का करंट निकाल लेंगे। तो बच्चा बताएगा सर्किट का करंट कितना होगा। करंट होता है नेट वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेट वोल्ट 4 वोल्ट और 2 नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, 2 एम्पियर का करंट हो गया, यहाँ से 2 एम्पियर आ गया। अब बताना बच्चे ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा, जल्दी से बताओ। मैंने आपको ऊपर जाएगा, बोलो फॉर्मूला बताया था ना आपको, फॉर्मूला स्प्लिटिंग का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, बोलो। देखो बच्चे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे इसको हम मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, या फिर ऐसे इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2। तो I1 क्या होगा, सामने वाला रेजिस्टेंस 6, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल मतलब ऐड करके, ऐसे ऐड नहीं 3 + 6 9, ऐसे करके R1 + R2 इंटू टोटल करंट। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको पहले भी, शायद आपने लिखा हो या ना लिखा हो, बट एज पर फॉर्मूला ये हो जाएगा 2/3। तो I1 क्या हो जाएगा 4/3, और I2 क्या हो जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा 2/3 एम्पियर, यह वैल्यूज आ जाएगी। अब हमने ये वैल्यू निकाली क्यों, देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, हाल फिलहाल हमने आपको किरचॉफ का लूप रूल, रुक जाओ बच्चे, किरचॉफ का लूप रूल हमने सिखाया था। अब क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि
ए पॉइंट पे पोटेंशियल 4 वोल्ट का, जैसे मान लो बैटरी, मान लो 0 वोल्ट है यहाँ पोटेंशियल, यहाँ 4 वोल्ट का पोटेंशियल है। खैर ऐसा होता नहीं है, बट मान लो यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, ऐसा हमने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि यहाँ का ए पॉइंट का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। अगर यहाँ 4 वोल्ट है तो देखो अच्छा, हमने आपको बताया था, अभी अपने सिखाया था, हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लेना है, VA। फिर हमको क्या करना है, किरचॉफ का लूप रूल लगाना है। हमें ए से कहाँ मूव करना है, B। क्या हम कहाँ से कहाँ मूव करना है, A to B। हमें A to B मूव करना है। अगर हम A to B जा रहे हैं तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस लगाएंगे। और ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, रजिस्टर के अक्रॉस होता है IR। I कितना है इस वाली ब्रांच में, कितने, 4/3। इस ब्रांच में करंट कितना है, 4/3 एम्पियर। इसमें कितना है, 2/3। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 4/3, और रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो क्या आ जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू VB। और VA माइनस, और हमें क्या निकालना था, हमें VB निकालना था ना हमको, VB। तो VB के लिए क्या करेंगे बच्चे, ये आ गया। VA की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 - 4/3 VB। तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 4 कितना हो जाएगा बच्चे बोलो, 8/3 वोल्ट। तो हम ये करेंगे। अब एक्चुअली क्या है देखो, अच्छा VD मैं नहीं निकाल रहा हूँ और मैं VD की वैल्यू बिना निकाले बता सकता हूँ। वेरी गुड, क्या होगी, सेम होगी। अगर आप निकाल के भी चेक करना, सेम आएगी। क्या आएगी, सेम आएगी। बट मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप निकाल के चेक करो, तभी आप निकालना और चेक करना। सेम क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है बैलेंस कंडीशन में क्या होती है, सेम होती है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे R इक्विवेलेंट पूछा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक है और ये बैलेंस व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है। चक्कर क्या है बच्चे, अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, देखो बच्चे ये एक्चुअली क्या है, अगर हम जरूरी नहीं है व्हीटस्टोन के 4 रेजिस्टर्स को इसी तरीके से दिखाएं कि एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, इधर देखो बच्चे, एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ, जरूरी नहीं है। मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूं। शेप चेंज करने में क्या हो, जैसे ये कर दिया जाए बच्चे, इधर देखो, क्या फर्क पड़ता है तो 4 रजिस्टर ही, इसमें तो 6 हैं, इसमें है 5 और एक 6। इधर देखो बच्चे, ये कुछ इसको छोड़ो, नीचे वाले को छोड़ो, ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर होता है व्हीटस्टोन। इसमें अगर 2 को ऊपर ड्रॉ कर दिया जाए, इसमें किसी को डाउट तो नहीं बच्चे, ये ठीक है। अब ये क्या है, व्हीटस्टोन है, कैसे, इसका रेशियो क्या हो गया, 1/2, और इसका रेशियो क्या हो गया, 2/4। जब रेशियो बराबर होता है तो बीच वाला रजिस्टर को आप हटा सकते हो, गायब कर सकते हो। तो ये समझ में आया, हमने शेप चेंज की, इसको आप भूल जाओ। ये दोनों सीरीज में हो गया, 1 और 2 क्या हो गया, 3। अभी तो किया था भी क्वेश्चन, ये 3 ओम हो गया, ये कितना हो गया, 2 और 4, बोलो भाई बोलो, 6 ओम। और ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। इनका पहला कॉम्बिनेशन क्या आएगा, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, 1 ओम आ जाएगा, निकालोगे तो। हार्ड था।